तो हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक, जो कि है भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है, जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है, सुशासन कैसे भ्रष्टाचार को कम कर सकता है, और चौथा टॉपिक हम लोग का आईएमएफ की नीतियां विकासशील देशों को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग टिप्पणियां पढ़ चुके हैं, उसी से को रिलेटेड टॉपिक्स आ गए हैं जो कि हैं हम लोग की जनरल नॉलेज के लिए, कि अगर जो टॉपिक्स है मेन उनसे जो को रिलेटेड टॉपिक होते हैं वही क्वेश्चन को वास्ट बनाते हैं और ज्यादा समझने लायक बनाते हैं। अगर आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो अपने एग्जाम में तो आपको को रिलेटेड टॉपिक्स को इन्वॉल्व करना ही होता है पर टॉपिक्स में। ठीक है, और संग में आपको अपनी न्यायिक प्रासंगिकता भी देनी होती है कानून के छात्र के नाते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है, ये हम लोग का आज का पहला टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन जो है वो खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है, सुशासन कैसे भ्रष्टाचार को कम कर सकता है, और चौथा आईएमएफ की नीतियां विकासशील देशों को कैसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला हम लोग का टॉपिक है भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति। भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति पढ़ना शुरू करते हैं। तो भारत में खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है। भारत में अक्सर क्या है, जो खाद्य सुरक्षा है वो एक बहुत ज्यादा टिपिकल मुद्दा है, बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक की तरीके, जटिल मुद्दे के तरीके से देखा जाता है। एक और देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, एक और तो देश जो है वो खाद्यान्न जो है उसके उत्पादन में तो आत्मनिर्भर है, दूसरी ओर कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की समस्याएं भी मौजूद है। और दूसरी ओर उसी के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, कुपोषण और जो खाद्य सुरक्षा है उसकी समस्याएं भी साथ ही साथ मौजूद है। अब खाद्य सुरक्षा के सकारात्मक पहलू को देखते हैं पहले। उसके खाद्य सुरक्षा के सकारात्मक पहलू क्या क्या है। तो खाद्य सुरक्षा के सकारात्मक पहलू में आते हैं उत्पादन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, ये इसके क्या है खाद्य सुरक्षा के सकारात्मक पहलू। चलो भाई, उत्पादन में देखें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा गेहूं और चावल उत्पादक देशों में से एक है। भारत जो है विश्व में या पूरी दुनिया में सबसे बड़ा किसका 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 उत्पादक है, गेहूं और चावल का उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक देशों में सबसे नंबर उनमें से एक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस क्या होती है, तो पीडीएस के माध्यम से क्या होता करते हैं, लाखों लोगों को सस्ते अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी देखा है प्रधानमंत्री सबको सस्ते दामों में अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, सबको खूब मुफ्त गल्ला बांट रहे हैं। वैसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत यानी पीडीएस के अंतर्गत होता है, क्योंकि पीडीएस के माध्यम से लाखों लोगों को सस्ते अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इस अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में लोगों को सस्ते अनाज का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम में क्या हुआ है, इस अधिनियम के तहत जो बड़ी संख्या में या बड़े स्तर में जो लोग हैं उनको सस्ते अनाज का अधिकार दिया गया। क्या कहा गया, सस्ते अनाज का, यानी कि जो एक मतलब कम रेट में जो अनाज दे रहे हैं या जो वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, खनिज दे रहे हैं, उसको क्या होता है, अधिकार दिया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। अब खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां क्या क्या है, अगर उनको देखते हैं। खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां, सबसे पहले तो कुपोषण है, उसके बाद खाद्य अपव्यय है, उसके बाद है जलवायु परिवर्तन, और उसके बाद है आय असमानता। ठीक है, ये क्या है खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां हैं। कुपोषण देखते हैं भाई, भारत में अभी भी कुपोषण की समस्या व्यापक रूप से मौजूद है। भारत में अभी भी क्या है, व्यापक रूप से बड़े स्तर पे कुपोषण की समस्या मौजूद है। आज भी कई बच्चे, खासकर बच्चे और महिलाओं में अक्सर कुपोषण पाया जा रहा है। खासकर क्या है, महिलाओं और बच्चों में क्या पाया जा रहा है, कुपोषण बहुत भारी मात्रा में पाया जा रहा है। ये सब क्या है, खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों में से एक है। खाद्य अपव्यय, खाद्य अपव्यय का मतलब होता है उत्पादन के दौरान और आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य का काफी मात्रा में अपव्यय होता है। मतलब उत्पादन जो उसके दौरान क्या होता है, आपूर्ति जो श्रृंखला होती है उसके जो उसमें खाद्य जो का काफी मात्रा में बहुत ज्यादा अपव्यय होता है, यानी वेस्ट होता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा उसका मतलब की खपत होती है, वेस्टेज भी बहुत चीजें हो जाती हैं। और जलवायु परिवर्तन देखा जाए, क्लाइमेट चेंज में, तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, कृषि जो उत्पादन है वो प्रभावित हो रहा है। मतलब कि सही समय पे क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, जिससे फसलों की जो टाइमिंग है वो इधर उधर हो जाती है और फसलों में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। ठीक है, आय असमानता, यानी कि आय असमानता के कारण कई लोग पर्याप्त भोजन नहीं खरीद पाते। जो आय असमानता है, मतलब सबके पास बराबर पैसा ना है, सबके पास समान संपत्ति या आय ना होने के कारण क्या, कई लोग पर्याप्त मात्रा में भोजन ही नहीं खरीद पाते। कुछ लोग गरीब हैं बेचारे, दो वक्त की रोटी उन्हें नसीब नहीं होती है, और कुछ लोग अमीर है, उन्हें
जो होने वाला ये सातों जन्म की रोटी नसीब हो रही है आराम से, ठीक है। तो आय समानता बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है और ये खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों में से एक है, ठीक है। अब अगला हम लोग का टॉपिक है जलवायु परिवर्तन का खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव, चलो भाई इसे देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। जलवायु परिवर्तन क्या है? खाद्य सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। अब ऐसे ही देखा जाए तो इसके निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। इसके क्या हो सकते हैं? निम्नलिखित तरीके से प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया अधिक तापमान और सूखा। अधिक तापमान और सूखे में, अधिक वर्षा और बाढ़ में, कीटों और रोगों का प्रकोप और समुद्र का स्तर बढ़ना, ठीक है। अधिक तापमान और सूखे में क्या होता है कि उच्च तापमान और सूखे से फसलों की पैदावार कम हो सकती है। उच्च तापमान और सूखे से क्या हो सकती है? फसलों की पैदावार जो होती है वो कम हो सकती है। अब अधिक वर्षा और बाढ़ में क्या हो सकता है? तो अधिक वर्षा और बाढ़ में फसलें नष्ट हो सकती हैं। अधिक वर्षा, अगर बहुत ज्यादा वर्षा हो गई तो भी यह दिक्कत है, ठीक है। पानी नहीं दे रहा है तो भी दिक्कत है, ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत है। हर चीज की मतलब जितनी जरूरत होती है, जितनी नीड है, वो उसकी उतनी ही आपूर्ति होनी चाहिए। अगर अधिक वर्षा और बाढ़ आ गई तो उससे क्या होगा? फसलें नष्ट हो सकती हैं और मिट्टी की जो उर्वरता है वो क्या हो सकती है? कम हो सकती है। कीटों और रोगों का प्रकोप हो जाता है कभी कभी, ठीक है। टिड्डे आ गए, फसलें खा गए, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। मतलब जलवायु, अगर क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है, कीटों और जो रोग होते हैं, जो पेड़ों में या फसलों में रोग लग जाते हैं, उसका प्रकोप बढ़ सकता है और जिससे फसलों को नुकसान भी हो सकता है। समुद्र का स्तर बढ़ना। समुद्र का स्तर बढ़ने से देखा जाए तो समुद्र का स्तर बढ़ने से क्या होता है? समुद्र के स्तर बढ़ने से वृद्धि है से तटीय क्षेत्रों में कृषि भूमि खराब हो सकती है। अगर समुद्र का स्तर बढ़ गया तो जो तटीय क्षेत्रों में जो कृषि भूमि है वो क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। ये क्या है? जलवायु परिवर्तन का खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव है, ठीक। अब सुशासन कैसे भ्रष्टाचार को कम कर सकता है, ये हम लोग देखते हैं। सुशासन कैसे भ्रष्टाचार को कम कर सकता है? तो जो सुशासन है वो भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर अच्छे से शासन कर रहा है, जो जवाबदेही वाला रहे, पारदर्शिता दिखाए, कानून के द्वारा शासन करे, तो क्या होगा? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सुशासन भ्रष्टाचार को कम करने में। इसके लिए निम्नलिखित उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे कि पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून का शासन, और क्या क्या है इसमें? और है सिविल सोसाइटी की भूमिका, ठीक है। ये चार हम लोग का टॉपिक है जिससे क्या हो सकता है? सुशासन भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो देखें कि पारदर्शिता में क्या कहना है? सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। अगर कोई सरकारी काम है और उसकी नीतियां, रूल एंड रेगुलेशन, उसकी हर चीज जो है सब कुछ पब्लिक कर दी जाए, कुछ उसमें छुपा ना है, कोई भी काम में छुपाया ना जाए, हर चीज का बजट बता दिया जाए कि इतना बजट है भाई, इतनी इतनी ये चीज लग रही है, ये हमने लगाया है, तो हर चीज पारदर्शिता में ट्रांसपेरेंट रखी जाए, जिससे क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। जवाबदेही से क्या हो गया? जो जनप्रतिनिधि हम लोग चुन के भेजते हैं, नेताजी नेताजी जिनके पीछे आप करते घूम रहे हो, वो हम लोग के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। वो हम लोग के भेजे गए नौकर है, मतलब वो एक तरीके से सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट। जनप्रतिनिधियों और जो सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनना होगा। हर चीज, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई सोसाइटी में कोई रोड नहीं बन रही है, कुछ नहीं बना, उसके लिए जो जनप्रतिनिधि लोगों चुने हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको जवाबदेह बनना होगा, जिससे सुशासन की मदद से भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, ठीक है। उसके बाद आता है कानून का शासन। सभी लोगों के लिए कानून समान होना चाहिए। मतलब ये नहीं जो अमीर है वो अगले दिन ही बेल पे छुट रहा है, दिन के दिन बेल पे छुट रहा है, जो बेचारा गरीब है वो आजीवन कारावास काट रहा है। बेचारा जिसने को गुनाह नहीं किया वो भी आजीवन कारावास काट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून का शासन सभी के लिए समान होना चाहिए, ठीक है। और जो कानून का उल्लंघन करने वाले लोग हैं या जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, उनको सख्त से सख्त दंडित किया जाए और जल्द से जल्द दंडित किया जाना चाहिए। हर चीज का खींचना नहीं चाहिए। अगर कोई सामने दिख रहा है कि ये बंदा दोषी है तो उसको फटाफट 24 घंटे के अंदर सजा सुनानी चाहिए। अब उसको खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, इतना केस खींच देंगे कि तब तक जिसकी उसकी हेयरिंग आती है तब तक वो बंदा ही में निपट चुका होता है, ठीक है। बहुत से ऐसे केसेस आपने सुने होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं तो सिविल सोसाइटी की जो भूमिका है उसको, उससे कैसे हम लोग सुशासन की मदद से भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। तो सिविल सोसाइटी होती है उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जो सिविल की सोसाइटी है उसको जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय एक्टिव तरीके से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उसको भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, ठीक है। आईएमएफ की नीतियां जो है वो विकासशील देशों को कैसे प्रभावित करती है, हम लोग का अगला टॉपिक है। जो आईएमएफ की नीतियां हैं वो विकासशील जो देश हैं या जो डेवलपमेंट की राह पे जो चल रहे हैं उनके देशों को कैसे प्रभावित करती हैं, ठीक है।
तो देखा जाए तो जो आईएमएफ की नीतियां हैं वो विकासशील देशों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले तो एक बहुत गहन प्रभाव को डालती है, इफेक्ट डालती हैं। आईएमएफ का अक्सर विकासशील देशों को कर्ज देता है। आईएमएफ क्या करता है, अक्सर क्या होता है, जो विकासशील देश है, डेवलपमेंट की राह पे जो चल रहे देश है, उनको क्या देता है, कर्ज देता है, लोन देता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें भी लगाता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करता है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी लगाता है, जैसे कि खर्च में कटौती करो, सरकारी उपक्रमों का निजीकरण आदि, इन चीजों का यूज करके ये उसकी कुछ शर्तों को लागू करवाता है। अब आईएमएफ का सकारात्मक प्रभाव क्या होता है और नकारात्मक प्रभाव क्या होता है। सकारात्मक प्रभाव होता है कि आर्थिक जो सुधारों को बढ़ावा देना। सबसे पहले तो जो आर्थिक सुधार है या फाइनेंशियल जो कंडीशंस है उसमें उसको बढ़ावा देना, फाइनेंशियल जो सुधार को बढ़ावा देना। विदेशी निवेश को आकर्षित करना, जो विदेशी निवेश है उसको क्या करना, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इसके सकारात्मक प्रभाव है आईएमएफ के। और नकारात्मक का प्रभाव है जो विकासशील देशों की आर्थिक संप्रभुता को ये क्या कर देती है, कम कर देती है आईएमएफ। गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक। आईएमएफ का जो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है उस पर यह क्या करवा देती है, कटौती करवा देती है आईएमएफ की नीतियां, ठीक है। अब देखा जाए कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी कि कंक्लूजन इसका आखिरी में क्या निकलता है। तो कंक्लूजन निकलता है कि जो भारत में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, सुशासन और आईएमएफ की नीतियां एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कोई इसमें से कुछ अलग नहीं है, हर किसी का किसी न किसी से पहलू जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अगर इन मुद्दों का हम लोग को समाधान करना है तो हम लोग को एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और सुशासन को मजबूत करने के लिए कदम उठाने होंगे। हम लोग को भारत में कृषि जो उत्पादन है उसको बढ़ाने और खाद्य वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और जलवायु जो परिवर्तन है उसके प्रभावों को कम करने और जो सुशासन को मजबूत करके भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कदम उठाने होंगे, सख्त से सख्त, ठीक। अब कानून प्रासंगिकता देख लेते हैं भैया, कानून के छात्र के नाते लॉ हम लोग का पीओवी क्या कह रहा है। कानून का अध्ययन सबसे पहले करना चाहिए। अगर हम लोग को खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन से संबंधित कानूनों का सबसे पहले तो अध्ययन करना चाहिए, तभी तो हम लोग इसके लिए अपने क्या रख सकते हैं, पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं कि भाई ये करो, ये करो, ये यहाँ पे सुधार कर लो या ये यहाँ पे कर लो, ठीक है। तभी तो रखेंगे जब हम लोग इस बारे में उसके बारे में ज्ञान होगा, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद होता है जागरूकता फैलाना। आप लोगों को इन मुद्दों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इन मुद्दों के बारे में लोगों को क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। एनजीओ के साथ काम करना, जो एनजीओ है उनके साथ क्या करना, काम करना। आप इन मुद्दों पर काम करने वाले एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं। जो इन मुद्दों पर काम करना है उनके एनजीओ से जुड़ जाओ और काम करने लगो, ठीक है। नीति निर्माण में योगदान देना और भविष्य में आप नीति निर्माता बनकर इन मुद्दों पर समाधान में योगदान दे सकते हैं। हम लोग को नीति निर्माता बने भविष्य में, कानून के छात्र होने के नाते, तो हम लोग इस पे योगदान अपने दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, जो कि बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड था इसके टिप्पणियों से और बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक था, ठीक है। भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति वो लोगों ने बता दी, जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित है वो भी बता दिया, सुशासन कैसे भ्रष्टाचार को कम करेगा वो भी बता दिया, और आईएमएफ की नीतियां विकासशील देशों को कैसे प्रभावित करती है वो भी बता दिया। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक था, कोई ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं था। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप एक काम करना, इसको 1.5x पे रिपीट करके 2-3 बार देख लेना, आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको इंटरकनेक्ट करके अपने क्वेश्चन में फ्रेम कर लेना, साथ किसके साथ में, न्यायिक प्रासंगिकता के साथ में, ठीक है। अब ऐसे इकोनॉमिक्स के आगे टॉपिक्स आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।